या बेबी को कुछ हार्म होने वाला है क्या, मे बी प्री टर्म डिलीवरी जो बोलते हैं कि पेन्स आने वाले हैं, कि ट्रू कॉन्ट्रैक्शंस कुछ आता है क्या, वो डर की वजह से जनरली सेक्स अवॉइड करते हैं। तो हमें किन किन सिचुएशन में सेक्स अवॉइड करनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान? सो सेक्स थ्रूआउट 9 मंथ्स कर सकते हो, उससे कुछ हार्म तो नहीं होने वाला है, बट थोड़ा सा प्रिकॉशंस, थोड़ा सा हाई रिस्क कैटेगरी में इनकेस आप रहोगे तो बेटर कि सेक्स अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे विमेन ये भी फेस की हैं कि उनको प्रेगनेंसी के दौरान सेक्सुअल डिज़ायर ही नहीं होता, और अगर उनके साथ किया जाए वो फोर्सफुल मानती हैं। इंटरकोर्स अवॉइड करो बट इंटीमेसी नहीं। नॉर्मल डिलीवरी के बाद हमें कब सेक्स करनी चाहिए, और सी सेक्शन अगर हुआ है तो कब से शुरू करनी चाहिए? इधर नॉर्मल भी हो इधर सिजेरियन भी हो, कोई भी चीज़ें होता है तो उसका रिकवरी करने में 6 वीक्स लगता है। अगर विमेन को कहीं कुछ फील हुआ कि हम सेक्स के दौरान कुछ पोजीशन या फिर कहीं स्ट्रेस पड़ा है, तो हमें पहला एक्शन क्या लेना चाहिए? हाँ, बेटर कि एक तो एग्जामिनेशन होना इम्पोर्टेंट है। इनकेस आपका नॉर्मल डिलीवरी बच्चा होने के बाद ना कपल के बीच में सेक्सुअल लाइफ एकदम जीरो हो जाती है, तो उन कपल के लिए आप क्या सजेशन देंगे? सेकेंड ट्राइमेस्टर में जनरली कैसे रहता है कि जब ब्लड फ्लो काफ़ी ज़्यादा होता है कि पेल्विक कैविटी को, सो बहुत ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है एंड वेजाइना में लुब्रिकेशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर जो बोलते हैं ना बेबी मून फेज, जो हनीमून वाला फेज जो बोलते हैं ना, सेकेंड हनीमून वाला टाइप। फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में कुछ करना नहीं है, अभी तो बोला है हम लोग सेक्स तो 9 मंथ्स करना चाहिए। पीरियड में सेक्स करना सही है या फिर वो इन्फेक्शन हो सकता है? देखिए, सेक्स टॉय से ऑब्वियसली इन्फेक्शंस होने का चांसेस, इंजरी होने का चांसेस उसकी वजह से भी हो सकता है। देखिए, पूरा मंथ इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक दिन इम्पॉर्टेंट है। नमस्ते, मैं डॉक्टर वीना वंदना आपका स्वागत करती हूँ एक और नए पॉडकास्ट में। आज का एपिसोड हर एक कपल को देखना चाहिए, क्योंकि आज हमने डिस्कस की है प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करना कितना सेफ है, क्या इंटीमेसी से बेबी को कोई नुकसान पहुंच सकता है, कौन सी पोजीशन किस टाइमेस्टर में सेफ है, किन किन सिचुएशन में सेक्सुअल एक्टिविटीज को अवॉइड करनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। इन सभी इम्पोर्टेंट और ऑफ्टन अनस्पोकन क्वेश्चंस पर आज हम डिस्कस करेंगे पुणे के जाने माने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के अनुपमा के साथ, जो आपको प्रेगनेंसी और सेक्सुअल हेल्थ से जुड़े मिथ नहीं बल्कि मेडिकली करेक्ट इंफॉर्मेशन देंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सपर्ट की जानकारी दी जाती है। वेलकम मैम, आपका स्वागत है हमारे न्यू पॉडकास्ट में। आज हम जिस तरीके से बात करने वाले हैं सेक्स एंड सेक्स रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, तो उस सबसे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि प्रेगनेंसी के दौरान कब सेक्स करना चाहिए, किस टाइमेस्टर तक करनी चाहिए, शुरू में ही नहीं करनी चाहिए, लास्ट में नहीं करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं हमारे पास, तो हम उसी से शुरू करते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें सेक्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वीना जी फॉर इनवाइटिंग मी। एंड ये टॉपिक जो है सेक्सुअल हेल्थ इन प्रेगनेंसी, ये टॉपिक बहुत अच्छी टॉपिक है एक्चुअली, क्योंकि लोग इसके लिए जानना चाहते हैं बट पूछना नहीं चाहते हैं। हाँ। सो इसके बारे में हम लोग और ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि लोगों को और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सके। एंड देखिए, सेक्स इन प्रेगनेंसी में सेक्स करना बहुत सेफ एंड सिक्योर है। सो उसमें कुछ हार्म नहीं होता है, या मदर को हार्म, मतलब होने वाले मम्मी को हार्म नहीं होगा, बेबी को भी हार्म नहीं होता है। तो अभी इनका थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ट्राइमेस्टर हम लोग जो यूज करते हैं कि ट्राइमेस्टर का वर्ड क्या होता है कि हम लोग पूरा 9 मंथ्स को 3 मंथ्स में डिवाइड करते हैं। जैसे फर्स्ट 3 मंथ्स को फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसके बाद फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ को सेकेंड ट्राइमेस्टर, उसके बाद लास्ट वाला जो 3 मंथ्स रहता है उसको थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। सो थ्रूआउट 9 मंथ्स आप बिल्कुल सेफली सेक्स कर सकते हो, उससे बेबी को या मदर को कुछ हार्म नहीं होता है। तो अक्सर ये कहा जाता है कि फर्स्ट 3 मंथ हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा भी है कि वूम में उनको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, या फिर किसी की क्रिटिकल प्रेगनेंसी हो, तो उस पर क्या एडवाइस होगा? देखिए, फर्स्ट 3 मंथ्स जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो बोलते हैं वो थोड़ा सा क्रूशियल रहती है, क्योंकि बेबी अब तभी फॉर्मेशन शुरू होता है, राइट। तो जनरली किसी किसी पर मिस अबॉर्शन, मिस कैरेजेस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है।
बट मिस्ड अबॉर्शन, मिसकैरेजेस जो होता है वो मोस्टली रिलेटेड टू जीन्स, जेनेटिक अबनॉर्मलिटी की वजह से होगा। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ सेक्स। जनरली जो स्टडीज बोलते हैं, जो जनरली जर्नल्स बोलते हैं, हम लोग साइंटिफिक कोई भी स्टडी नहीं है जो अब सेक्स करने से मिस्ड अबॉर्शन या मिसकैरेज होगा। बट थ्रू आउट 9 months आप सेफली सेक्स कर सकते हो, उससे बेबी को कुछ हार्म नहीं होता है। जैसे आप बता रही हैं कि बेबी को हार्म नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे को ये डाउट होता है कि अगर हम सेक्स के दौरान अगर हार्डर होता है तो बेबी को चोट पहुंचने का उनको हमेशा डर लगा रहता है कि बेबी को चोट पहुंचेगा, या फिर वो किस पोजीशन पे करें कि बेबी को हार्म ना पहुंचे। तो ये सब कैसे हम समझ सकते हैं? देखिए, जनरली आप जो बोलते हैं कि पेनेट्रेटिव सेक्स जो बोलते हैं, जो इंटरकोर्स जो होता है, उसमें जनरली इट्स इन द वेजाइना, इट्स नॉट टच इन द सर्विक्स। सर्विक्स क्या होता है कि जो यूट्रस का जो मुंह रहता है उसको सर्विक्स बोलते हैं। तो सर्विक्स को वो टच नहीं करेगा। सो बेबी कहाँ रहेगा? बेबी इनसाइड द यूट्रस रहेगा, सराउंडिंग मसल्स रहेंगे, जोक सैक, जी सैक रहेगा, एंड सराउंडिंग्स एमनियोटिक फ्लूइड भी रहती है। सो इन सब में बेबी बहुत सेफ है। सो बाहर का प्रेशर से, फोर्स से बेबी को कुछ हार्म नहीं होगा। इंटरकोर्स से भी बेबी को कुछ हर्ट नहीं होता है। मतलब कुछ इंजरीज होगा या बेबी को कुछ हर्ट होगा या होने वाली मम्मी को कुछ हर्ट होगा, ऐसे कुछ होगा नहीं। लेकिन अगर हम ऐसे सेक्स के दौरान हर्ट नहीं होने की अगर हम बात कर रहे हैं, तो एक डाउट ये भी आता है कि अगर हम प्रेग्नेंट होते हैं तो बाहरी चोट से बहुत डर लगता है। तो हम इंटरनल चोट से फिर डर रहे नहीं और बाहरी चोट से हम डर रहे हैं कि जनरली जो प्रेग्नेंट रहते हैं तो इनकेस वो चलते चलते कहीं गिर जाए, तो उनको लगता है कि अरे यार अभी बेबी को कुछ हो गया। क्योंकि मदर जो होने वाले मम्मीज बहुत प्रोटेक्टिव रहते हैं बेबीज को लेके। सो जनरली जो बाहर कितना भी प्रेशर अप्लाई करो या बाहर कितना भी फोर्स अप्लाई करो, बेबी को कुछ हार्म नहीं होगा। बेबी अंदर बहुत सिक्योर है, मतलब इतने सारे प्रोटेक्टिव लेयर्स है। सो बेबी को हर्ट होने का चांसेस नहीं होते हैं। और एक केस ये भी आता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स किया जाए तो ब्लड स्टेन या फिर ब्लीडिंग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत फ्रीक्वेंट केसेस देखी जाती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको ब्लीडिंग होना शुरू हो गया है। तो वो कैसे है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये जानना जरूरी है कि आपका प्रेगनेंसी नॉर्मल है या नहीं है। आप लो रिस्क कैटेगरी में आते हो या नहीं आते हो, ये फर्स्ट थिंग है। ओके, सो इनकेस कोई एक कपल आता है हमारे पास, ओपीडी में भी बहुत सारे लोग आते हैं। कोई लोग पूछते हैं, कोई लोग नहीं पूछते रिगार्डिंग सेक्स, क्योंकि कोई लोग बहुत हेजिटेट करते हैं, कोई लोग बहुत शाई फील करते हैं, अरे यार ये चीज कैसे पूछे। तो जनरली पहले तो ये समझो कि आपका प्रेगनेंसी हेल्दी है या लो रिस्क कैटेगरी में आता है। मैं क्यों लो रिस्क कैटेगरी बोल रही हूँ? क्योंकि कोई हाई रिस्क कैटेगरी भी रहती है, कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी रहते हैं, उसमें आप इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान अगर सेक्स किया जाए तो उस टाइम यूट्रस बहुत टाइटनिंग फील करता है, उनको बहुत हार्ड फील होता है। तो उस टाइम के बाद वुमेन बहुत ज़्यादा गड़बड़ा जाती है कि क्या करना है, या टाइटनिंग बहुत ज़्यादा लग रही है। तो इस दौरान उन्हें कैसे टैकल करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए? देखिए, मोस्ट ऑफ द ये जो डर रहता है कपल्स में, मेन थिंग इसकी वजह से ही होगा। या बेबी को कुछ हार्म होने वाला है क्या, मे बी प्री टर्म डिलीवरी जो बोलते हैं कि पेन्स आने वाले हैं, कि ट्रू कॉन्ट्रैक्शंस कुछ आता है क्या, वो डर की वजह से जनरली सेक्स अवॉइड करते हैं। बट जनरली ये टाइटनेस क्यों होता है कि व्हेन डू यू डू द इंटरकोर्स, जब इंटरकोर्स करते हो आप, जो स्पर्म रिलीज होता है या इजैकुलेट करते हो, तो उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स रहते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं? वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शंस क्रिएट करता है, थोड़ा सा यूट्रस को एकदम टाइट कर लेता है। तो जब यूट्रस को टाइट हो जाएगा तो हमें लगा कि या ये मे बी ट्रू लेबर पेन्स होंगे। सो तो वो डर तो रह जाता है कि ये ट्रू लेबर पेन्स, अभी डिलीवरी होने वाला है क्या। बट थोड़ा सा रेस्ट कर लो, वो अपने आप सेटल हो जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं। जनरली फॉल्स लेबर पेन्स बढ़ता नहीं है, थोड़ा टाइम के बाद वो सेटल हो जाता है। जब ट्रू लेबर पेन्स रहता है वो बढ़ते जाएगा, वो सेक्स के दौरान नहीं होते हैं। बहुत सारे विमेन ये भी फेस की हैं कि उनको प्रेगनेंसी के दौरान सेक्सुअल डिजायर ही नहीं होता, और अगर उनके साथ किया जाए वो फोर्सफुल मानती हैं, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि उनको वेजाइना बहुत ड्राई लगता है और उनको बहुत पेन होता है। तो ये सब को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? क्या हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए? क्या हमें हमारी एक गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा इस मुद्दे पे हमारा क्या एडवाइस होगा? एज ए डॉक्टर इसके बारे में मैं और डिटेल में बताना चाहती हूँ, क्योंकि
ये इन्फॉर्मेशन से लोगों को थोड़ा सा डर चला जाए। जी। सो जो नहीं पूछ पाते, जो एजिटेट करते, उनके लिए मे बी ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाए। सो देखिए, फर्स्ट 3 मंथ्स जो बोलते हैं हम लोग, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो बोलते हैं, उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे मॉर्निंग सिकनेस हो, नोशिया हो, वॉमिटिंग, और खुद को एनर्जी बहुत लो फील करते हैं। तो उनके इसमें वो डिजायर होता ही नहीं है, डिजायर एकदम लो हो जाता है, क्योंकि खुद को संभालने में ही हो जाता है, वीकनेस हो जाता है, एनर्जी नहीं रहती है। सो डिजायर इज ऑल्सो लेस। जब डिजायर कम रहेगा तो फिर वो सेक्सुअल मतलब इंटरकोर्स करने का या पेनिट्रेटिव सेक्स करने का वो इच्छा नहीं होती है। सो ऑब्वियसली सेक्स ऑलवेज विल बी द कंसर्न विद द बोथ द साइड्स, कुछ एक का कंसर्न नहीं चलेगा। सो सेकंड ट्राइमेस्टर में जनरली कैसा रहता है कि जब ब्लड फ्लो काफी ज्यादा होता है कि पेल्विक कैविटी को, सो बहुत ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, एंड वेजाइना में लुब्रिकेशन भी काफी ज्यादा होता है। तो सेकंड ट्राइमेस्टर जो बोलते हैं ना बेबी मून फेज, जो हनीमून वाला फेज जो बोलते हैं ना, सेकंड हनीमून वाला टाइप्स, तो वो चीज जनरली सेकंड ट्राइमेस्टर में काफी ज्यादा होता है। तो डिजायर भी काफी ज्यादा होता है सेकंड ट्राइमेस्टर में। सो कमिंग टू द थर्ड ट्राइमेस्टर, हम लोग जो बोलते हैं लास्ट 3 मंथ्स में, पहले तो स्ट्रेस काफी ज्यादा रहता है कि अब मेरा डिलीवरी कैसे होगा, नॉर्मल होगा या सिजेरियन होगा। सो होगा तो फिर नॉर्मल में पेन में बेर कर पाऊंगी क्या नहीं, ये सारे स्ट्रेस काफी ज्यादा होता है, स्लीपलेसनेस काफी ज्यादा होता है, पेट बढ़ने लगता है, खुद का वेट बढ़ने लगता है। सो ये सारी चीजों की वजह से तो डिजायर अगेन थोड़ा सा लेस हो जाता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वो डर भी हमेशा रहता है बैक ऑफ द माइंड की अरे अभी मैं सेक्स करूंगी तो अभी लास्ट मंथ चल रहा है, तो अभी डिलीवरी होने वाला है, तो प्री टर्म डिलीवरी होगा या नहीं बेबी को हर्ट होगा। बट ये सारी चीजें नहीं होती जब तक आपको उसके ऊपर नॉलेज नहीं आता है, उसके बारे में जब जानना नहीं चाहते हो, तो जब तक जानते नहीं हो तब तक आपको उसके बारे में ठीक से पता नहीं होगा। सो सेक्स थ्रूआउट 9 मंथ्स कर सकते हो, उससे कुछ हार्म तो नहीं होने वाला है, बट थोड़ा सा प्रिकॉशंस, थोड़ा सा हाई रिस्क कैटेगरी में इनकेस आप रहोगे तो बेटर कि सेक्स अवॉइड करना चाहिए। तो हमें किन किन सिचुएशन में सेक्स अवॉइड करनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान? देखिए, वैसे तो हाई रिस्क कैटेगरी रहती है। हाँ। एक तो मल्टीपल प्रेगनेंसीज रहता है, ट्विंस, ट्रिपलेट्स जो हम लोग बोलते हैं कि थ्रो नेचुरली हो या आईवीएफ थ्रो हो, उसमें हम लोग सेक्स नहीं करना चाहिए। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, एक कैटेगरी रहती है प्लाजेंटा प्रीविया। प्लाजेंटा प्रीविया क्या होता है कि जनरली यूट्रस का जो मुंह रहती है, जो सर्विक्स हम लोग जो बोलते हैं, उसके ऊपर ही प्लाजेंटा प्लेस होता है। प्लाजेंटा क्या करता है, बेबी को ब्लड सप्लाई करता है। सो जब सर्विक्स के ऊपर ही रहेगा, जब आप इंटरकोर्स करते हो, वो प्रेशर की वजह से थोड़ा सा स्पॉटिंग और ब्लीडिंग होने का चांसेस काफी ज्यादा रहता है। सो इसलिए प्लाजेंटा प्रीविया जब कंडीशन रहेगा तो बेटर कि अवॉइड करो, क्योंकि वो थोड़ा सा हाई रिस्क कैटेगरी में जाता है। एंड समटाइम्स जब देखा गया है तो यूट्रस का जो मुंह रहता है, जो सर्विक्स रहता है, तो वो कभी कभी किसी किसी में छोटा रहता है। तो उनके इसमें प्रीटर्म डिलीवरी का चांसेस काफी ज्यादा रहता है। तो उनके इसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको वहां स्टिच लेते हैं, उसको ऑस टाइटनिंग बोलते हैं। बहुत सारे लोग को वो एक्सपीरियंस भी हो चुका है कि बहुत सारे लोग वो ऑस टाइटनिंग स्टिच लेते हैं कि टू अवॉइड प्रीटर्म डिलीवरीज। तो उनके इसमें भी हम लोग सेक्स अवॉइड करना चाहिए। सो कि या किसी किसी को प्रीवियस बहुत सारे मिसकैरेजेस हो रहे हैं, सो उनके इसमें भी बेटर कि ये प्रेगनेंसी थोड़ा सा प्रीशियस हो जाएगा, सो बेटर कि वो सेक्स अवॉइड करना चाहिए। सो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन में बेटर कि सेक्स अवॉइड करें। एंड नॉट ओनली थिंग, अब सेक्स मतलब इंटरकोर्स होता है, राइट? इंटरकोर्स अवॉइड करो बट इंटीमेसी नहीं। So you can go for a foreplay, you can go for a touching, kissing, massaging each other, talking to each other, feeling to each other. तो ये सारी चीजें आप करो, इट्स इंटीमेसी, राइट? सो क्लोजनेस, वो बॉन्डिंग बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट प्रेगनेंसी, नॉट ओनली प्रेगनेंसी, अदरवाइज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जी। तो अगर आपको किसी कारण से प्रेगनेंसी में सेक्स करना अवॉइड करने के लिए एडवाइस दी गई है, तो आप इंटीमेसी की तरफ जा सकते हैं। आप उससे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं ताकि कपल्स में एक रोमांस बना रहे। एग्जैक्टली, वो क्लोजनेस, वो बॉन्डिंग बनाए रखे, एक दूसरे को केयरिंग करो, लविंग एंड प्रोटेक्टिव, इट्स अ शो ऑफ लाइफ, शो ऑफ लव। तो वो बॉन्डिंग क्लोजनेस बनाए रखे, क्योंकि जनरली जो प्रेगनेंसी में मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने ये देखा है कि खुद का वेट बढ़ जाता है, फिजिकली उनको लगता है कि अरे यार मैं बहुत वेट गेन हो गया है, कोई ब्यूटी कॉन्शियस रहेंगे तो अरे यार मैं इतनी अच्छी नहीं दिख रही हूँ। सो ये सारी चीजें जनरली वुमेन्स में मैंने ऑब्जर्व किया है। सो उनके दौरान जब हस्बैंड का सपोर्ट आता है, केयरिंग आता है, या इंटीमेसी या फोरप्ले, ये सारी चीजों में दिल शो द लव, सो वो बॉन्डिंग, वो क्लोजनेस बनाए रखता है, एंड प्रेगनेंसी इज आल्सो गो हेल्दी एंड स्मूथली। ओके। तो
इस सिचुएशन में एक और है कि अभी तो हमने फीमेल का देखा कि फीमेल को मन नहीं करता है या फिर डिजायर नहीं होती है, लेकिन कभी कभी मेल्स भी टोटली अवॉइड करते हैं कि मुझे सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर कुछ ऐसा नहीं करना है, सेक्सुअल एक्टिविटीज नहीं करनी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने कुछ किया और बेबी को हर्ट हुआ और मिसकैरेज तक गया, हाँ। तो दोनों को हर्ट होगा। Exactly. तो इस सिचुएशन में क्या एडवाइस होगा मेल के लिए आपको? देखिए, जनरली पहले तो आप खुल के बात करो, हाँ। ठीक है, एक दूसरे से बात करो, एक दूसरे का फीलिंग समझो, मतलब वो क्या फील कर रही है, उनको इंटरेस्ट है क्या नहीं, उनका डिजायर कैसा है, आपको क्या इंटरेस्ट है, आपका डिजायर क्या है। एक दूसरे से जब तक आप बात नहीं करोगे तब तक ये चीजें समझ में नहीं पाओगे एक दूसरे को। एंड इनकेस आप दोनों बात कर रहे हो, आप दोनों को कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही, आपको ये भी नहीं पता होता हो कि आप कौन सा कैटेगरी में आते हो, आपका हाई रिस्क है प्रेगनेंसी वो भी नहीं पता। हाँ। सो बेटर कि आपका गायनेकोलॉजिस्ट, आपके डॉक्टर से बात करो, उनसे खुल के बात करो, उनको पूछो कि हमारा हाई रिस्क कैटेगरी में आता है क्या, हमारे प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है क्या, हम लोगों को सेक्स अवॉइड करना चाहिए। सो ये चीज़, ये सेक्सुअल टॉपिक ऐसे नहीं है कि आप खुल के बात नहीं कर सकते हो, आप डॉक्टर से भी बात कर सकते हो, आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आप कौन सा कैटेगरी में आ रहे हो, आप सेफ है क्या सेक्स करना है या नहीं करना है, ओनली इंटीमेसी बनाए रखना इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपके डॉक्टर भी बता सकते हैं। सो पहले तो मुझे लगता है कि वो डरना वाला चीज़ छोड़ दो, सो खुल के बात करो, मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे डाउट्स क्लैरिफाई हो जाएंगे आपके। हाँ, मतलब डर के अगर किसी चीज को अवॉइड कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट, क्योंकि अभी तो सबको ही मिलते ही हैं, डॉक्टर से दिखाते ही हैं, फर्स्ट टाइमेस्टर से उनको विजिट करते हैं, तो उसमें बहुत सारे डाउट, अगर आपको कुछ भी रिलेटेड आ रहा है, आपके पार्टनर से रिलेटेड आ रहा है, तो आप बात कर सकते हैं, डॉक्टर अच्छी एडवाइस देंगे आपके। वो 9 मंथ्स का वो कंपैटिबिलिटी वही बनाए रखता है कि मतलब जैसे जैसे पेशेंट एवरी टाइम जो चेकअप के लिए आते हैं तो वो कंपैटिबिलिटी बनाए रखते हैं, तो उनको लगता है कि डॉक्टर से हम लोग पूछ सकते हैं। वो जब तक वो कंपैटिबिलिटी नहीं बनेगा आप फ्रीली डॉक्टर के साथ कुछ नहीं पूछ सकते हो। सो कंपैटिबिलिटी बनाए रखना डॉक्टर का भी है, पेशेंट का भी काम है। तो एक नॉर्मल डिलीवरी है, एक सी सेक्शन डिलीवरी है, 2 डिलीवरीज हो रही हैं, लेकिन सी सेक्शन जो नॉर्मल डिलीवरी की जो नाम दी जाती है, मुझे नहीं लगता है कि वो नॉर्मल होती है। इट्स वेरी पेनफुल और बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। दूसरी बात कि उसमें भी स्टिचेस लगते हैं, तो आप उसके बाद आप बैठ नहीं सकते हो, उसमें सी सेक्शन में हो सकता है ज्यादा प्रॉब्लम, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी को मैं नहीं मानती नॉर्मल है। तो इस दोनों के लिए अगर हम करें बात, तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद हमें कब सेक्स करनी चाहिए, और सी सेक्शन अगर हुआ है तो कब से शुरू करनी चाहिए, इन दोनों में क्या अवॉइड करनी चाहिए? ओके, देखिए नॉर्मल डिलीवरी, हाँ आपने जैसे बताया वो नॉर्मल तो नहीं बोलते हैं नॉर्मल, वो पेन एंड ऑल इट विल बी लाइक बहुत ज्यादा होता है, जितना हम लोग देखते हैं कि काफी पेनफुल होता है, बट जनरली वो नॉर्मल प्रोसेस है। तो उसमें जनरली नीचे जो स्टिचेस लगते हैं, नेचुरल प्रोसेस करना ज्यादा सही नहीं होगा। नहीं, ऐसे नहीं है, नेचुरल थिंग ऑलवेज विल बी द बेस्ट एंड कंफर्ट बिकॉज ऑफ रिकवरी। आप रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे, आजकल तो इतना फिट रहते हैं, इतना मतलब एक्सरसाइजेस करते हैं, खुद को इतना फिट रखते हैं, तो सिजरियन इज आल्सो आफ्टर 24 आवर्स और उठ के चलेंगे, तो सब कुछ अपना खुद कर लेते हैं। बट ऑब्वियसली अभी भी वही है कि नहीं सी सेक्शन नहीं करना है, नॉर्मल, बट कुछ कॉम्प्लिकेशंस होता है तो सी सेक्शन नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा। तो इन दैट कंडीशन, वो कंडीशंस में हम लोग देखा गया तो नीचे जो स्टिचेस लगते हैं उसको हम लोग एपिसियोटमी बोलते हैं। हाँ। तो वो जब स्टिचेस उसको हील होने के लिए एटलीस्ट आपको 6 वीक्स टाइम लेना पड़ता है। किसी किसी को लेटर भी होता है, डिपेंड ऑन हाइजीन, डिपेंड ऑन डाइट, आप कैसे डाइट ले रहे हो, आप हाइजीन कितना मेंटेन कर रहे हो खुद को, वो बहुत मैटर करता है। हीलिंग इधर सिजेरियन हो इधर नॉर्मल हो, दोनों में आपको हाइजीन मेंटेन करना, डाइट प्रॉपरली लेना, तो वो सारी चीज़ों से हीलिंग फास्ट हो जाता है। बट 6 वीक्स आपको तो देना पड़ेगा, पर हीलिंग एंड फॉलो अप चेकअप्स के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। कुछ गेपिंग है या कुछ डिस्चार्ज है, कुछ पस है, कुछ इन्फेक्शन है, वो सारी चीज़ें पहले रूल आउट करो बिफोर गोइंग फॉर ए इंटरकोर्स। सो सी सेक्शन में भी स्टिचेस जो लगता है वो भी हील होने के लिए टाइम लगता है, उसको भी 6 वीक्स लगता है। मतलब जो यूट्रस को जो इतना बड़ा हो जाता है वो अपने आप नॉर्मल जो साइज आने के लिए एटलीस्ट 6 वीक्स तो लगता है, मतलब 1.5 मंथ लगता है अपने आप नॉर्मल आने में। सो उतना टाइम तो उनको देना ही पड़ता है।
तो फॉर रिकवरी पर्पस इनकेस हाँ कुछ हीलिंग की में कुछ डिले होता है, किसी किसी में डिले हीलिंग होगा, मे बी उनको शुगर्स रहेंगे प्रेगनेंसी में, या मे बी हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हो, या डाइट प्रॉपरली। आजकल डाइट जनरली ये होता है कि वो पुराना रिलीजियस जो फॉलो करते हैं वो लोग सिर्फ दाल चावल देते हैं, तो नो न्यूट्रिशियस फूड, आप सब कुछ दो उनको, या गर्म पानी देना है, नॉर्मल पानी नहीं देना है। सो ये सारी चीजों की वजह से जनरली कहते हैं हीलिंग डिले होता है, कि वो चीज हम लोग को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आप प्रॉपरली उनको डाइट दो। जितना अच्छा डाइट लेंगे, जितना हेल्दी डाइट लेंगे, उतना जल्दी हीलिंग का कैपेसिटी बढ़ती है, हीलिंग जल्दी हील हो जाएगी, देन यू कैन रेज्यूम योर सेक्सुअल थिंग अगेन। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब कि 6 वीक तक हमें वेट करना चाहिए प्लेसेंटा और यूट्रस को बेसिकली हील होने में, जगह पे जाने में, और फिर उसके बाद हम एक कंसल्ट कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। Exactly. ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार कमेंट सेक्शन में आए हैं कि आफ्टर 6 सेक्शन कितने दिनों के बाद हम सेक्स कर सकते हैं। तो 6 वीक्स आप वेट करो, 6 वीक्स के बाद अपने आप रिज्यूम कर सकते हो। बट एक डर उसमें रहता है जो पोस्टपार्टम में, पोस्टपार्टम में जनरली पीरियड्स नहीं आता है। हाँ। तो कब तक नहीं आएगा? जब तक आप बेबी को फीड करोगे तब तक आपको नहीं आएगा। मतलब इधर 6 मंथ्स हो या इधर 1 ईयर हो, इधर 2 ईयर्स हो। सो जब तक पीरियड्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्रेगनेंसी पॉजिटिव आएगा। सो फिर से प्रेगनेंसी होने का चांसेस भी रहता है। सो यू शुड बी केयरफुल, क्योंकि प्रेगनेंसी ना हो एंड हेल्दीली सेक्सुअल एक्ट करना चाहिए। अगर हम पोजीशन की बात करें, हम तो ये क्लियर हो गए हैं कि 9 मंथ तक आप कर सकते हो, सेफ है। लेकिन अगर हम पोजीशन की बात करें तो क्या ऐसी कोई पोजीशन है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं? वैसे 6 पोजीशन तो बहुत सारे हैं, हम लोग इतना डेप्थ में तो नहीं जाएंगे। हाँ, अभी जो ट्रेडिशनल पोजीशन जो बोलते हैं, मिशनरी पोजीशन जो बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो मेन ऑन टॉप, राइट। सो वो पोजीशन हम लोग फर्स्ट 3 मंथ्स में कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स में जस्ट फॉर्मेशन होगा, तो प्रेगनेंसी भी इतना नहीं बढ़ेगा, पेट इतना नहीं बढ़ेगा, खुद का चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तो मिशनरी पोजीशन ऑलवेज विल बी सेफ। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में आप ऑप्ट कर सकते हो, उससे कुछ हार्म नहीं होने वाला है। बट कमिंग टू द सेकेंड ट्राइमेस्टर, अब 4th 5th 6th मंथ में थोड़ा सा पेट बढ़ने लगता है, तो खुद का वेट भी बढ़ेगा। तो वो 4th 5th 6th मंथ में जनरल आप मिशनरी पोजीशन या ट्रेडिशनल पोजीशन जो बोलते हैं वो ऑप्ट नहीं कर सकते हो। सपोज मेन ऑन टॉप रहेगा, मतलब वुमेन लाइंग डाउन ऑन द बैक और वुमेन ऑन टॉप, राइट। मेन ऑन टॉप, मेन ऑन टॉप जब रहेगा तो उसमें जो यूट्रस पे प्रेशर आता है, जब यूट्रस में प्रेशर आता है तो ब्लड वेसल्स के जो ब्लड सप्लाई जो जाता है वो थोड़ा सा कम होने का चांसेस रहता है। सो कभी कभी हम लोग ये भी नोटिस करते हैं कि होने वाली मम्मी का वो बीपी थोड़ा सा लो भी हो सकता है। तो उसको हम लोग सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो इन दैट कंडीशन जनरली हम लोग अवॉइड बोलते हैं कि 4th 5th 6th मंथ में आप मिशनरी पोजीशन अवॉइड करो। तो फिर और कुछ पोजीशन है हम लोग ऑप्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली काउ गर्ल पोजीशन जो रहता है, तो उसमें सिंपल जो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे तो वुमेन ऑन टॉप। तो वुमेन जब वो खुद, मतलब मैन ऑन लाइंग ऑन द बैक, जो वुमेन ऑन टॉप रहेगा तो वो खुद को वो प्रेशर और वो फोर्स कंट्रोल कर पाती है। तो वो बहुत सेफ रहती है, उसमें हाइपोटेंशन होने का चांसेस नहीं रहेगा, ब्लड फ्लो कम होने का चांसेस नहीं रहेगा। तो ये काउ गर्ल पोजीशन बहुत कंफर्टेबल होगा दोनों के लिए एंड बहुत सेफ भी रहता है। एंड और एक पोजीशन जो बोलना चाहती हूँ मैं, डॉगी स्टाइल पोजीशन। जो मदर, जो होने वाले मम्मी जो रहती है वो नी हील पोजीशन में रहती है, होने वाले डैडी जो पीछे रहते हैं, तो उसको डॉगी स्टाइल पोजीशन बोलते हैं। वो भी बहुत सेफ है। ओनली 4th 5th 6th सेकेंड ट्राइमेस्टर जो बोलते हैं उसमें बहुत सेफ है। कमिंग टू द लास्ट ट्राइमेस्टर, उसमें पेट काफी ज्यादा बढ़ गया है, खुद का वेट काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो उनके वो चीज में मिशनरी पोजीशन तो पहले ही अवॉइड किया है हम लोग, राइट। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद वो नहीं कर सकते। काउ गर्ल एंड डॉगी स्टाइल ऑल्सो आप नहीं करना चाहिए, वो भी अवॉइड करना बेटर होगा 3rd ट्राइमेस्टर में। फिर 3rd ट्राइमेस्टर में कुछ करना नहीं है, अभी तो बोला है हम लोग सेक्स तो 9 मंथ्स करना चाहिए। सो 9 लास्ट 3 मंथ्स जो रहता है उसमें आपको स्पूनिंग पोजीशन जो बोलते हैं, साइड टू साइड जो पोजीशन बोलते हैं, तो होने वाले मम्मी एक करवट में रहती है, उनके पीछे होने वाले डैडी रहेंगे, मतलब वो साइड टू साइड पोजीशन रहेगा, उसको स्पूनिंग पोजीशन जो बोलते हैं, वो चीज ऑप्ट कर सकते हो। वो दोनों के लिए कंफर्ट होगा। एंड वो जो डरने वाले चीजें रहते हैं कि अरे कुछ हॉट हो रहा है या बेबी को मतलब टमी इतना बड़ा हो गया तो उसको प्रेशर आ रहा है, वो सारी चीजें अवॉइड हो जाएगा। सो इट्स वेरी सेफ पोजीशन लास्ट 3 मंथ्स। जी, आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया। इसमें जैसे आपने मेंशन किया कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या यूज करना है, सेकेंड में क्या करना है, थर्ड
बहुत लोगों को वही नहीं पता है। अगर वो नेचुरल जो हमारा ट्रेडिशनल प्रोसेस है वही करते रहेंगे तो हर्ट तो होगा। तो हम पहले जो बात किए हैं कि हम 9 मंथ कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें ब्रेक लेंगे कि कैसे कर सकते हैं। अगर विमेन को कहीं कुछ फील हुआ कि हम सेक्स के दौरान कुछ पोजीशन या फिर कहीं स्ट्रेस पड़ा है, तो हमें पहला एक्शन क्या लेना चाहिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकेस उनको क्या लगेगा, एकदम टाइटनेस हो जाएगा और कभी कभी बहुत रेयरली स्पॉटिंग ब्लीडिंग होने का चांसेस होता है, बट वो हाई रिस्क कैटेगरी में है, बाय मिस्टेक उन्होंने सेक्स कर लिया है, तो बेटर कि आपका गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। सो गायनेकोलॉजिस्ट आपको एग्जामिन करेंगे, इंटरनल चेकअप करेंगे, सोनोग्राफी करेंगे, उससे वो फाइंड आउट करेंगे कि सब कुछ ठीक है अंदर बेबी या कुछ कॉम्प्लिकेशन है, वो फाइंड आउट करना है। सो बेटर गो फॉर एंड कंसल्ट ए डॉक्टर। आपको जो भी गायनिक है उनको कंसल्ट करना चाहिए। जो न्यू मॉम बनी है, न्यू फादर जो बने हैं, उनको अपनी सेक्सुअल लाइफ शुरू करने से पहले गायनी से कुछ क्वेश्चंस को, डाउट को क्लियर करनी चाहिए। तो वो क्वेश्चन क्या होनी चाहिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वैसे कुछ क्वेश्चंस है ही नहीं कि मतलब कुछ जैसे डाउट्स होगा नहीं कि ये क्लैरिफाई करना चाहिए। हाँ, बेटर कि एक तो एग्जामिनेशन होना इम्पोर्टेंट है। इनकेस आपका नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, आपके एपिसियोटमी अच्छे से हील होना इम्पोर्टेंट है, उसमें कुछ इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, कुछ गैप नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग गेपिंग बोलते हैं, कुछ खुला नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली वो हीलिंग होना चाहिए, उसमें पस का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंटरनल चेकअप, वो एग्जामिनेशन से डॉक्टर्स को समझ में आता है कि आपका एपिसियोटमी अच्छे से हील हो चुका है। इधर एपिसियोटमी हो, इधर सिजेरियन स्कार हो, अच्छे से हील होना इंपॉर्टेंट है। और कुछ ब्लीडिंग स्पॉटिंग हो रही है क्या, किसी किसी में पोस्टमार्टम कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। ओके, जैसे डिलीवरी हो गई है, डिलीवरी के बाद भी ब्लीडिंग होती है, उसको हम लोग पीपीएच बोलते हैं। कभी कभी आफ्टर सम टाइम ऑल्सो दे ब्लीड अलॉट, वो स्पॉटिंग भी कंटिन्यू रहेगा। तो जब तक वो ब्लीडिंग, वो स्पॉटिंग जब तक सेटल नहीं होती है, तब तक आपको वो रेज्यूम नहीं करना चाहिए। सो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। हम खुद को आप कितना एनर्जेटिक फील कर रहे हो। जनरली पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी हम लोग सुना है आपने। सो बिकॉज क्यों होता है, एक तो बेबी को एवरी 2 आवर्स फीड करना, खुद को रिकवरी में हेल्प करना, एंड बाकी लोग जो बोलते रहते हैं कि अरे फीड नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, तो ये सारी चीजें खुद को इतना मतलब वो डिप्रेस फील करते हैं ना, या मैं कुछ गलत कर रही हूँ बेबी के लिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए। सो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू उनको बहुत डिप्रेस होता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग हेल्प लेते नहीं है और हेल्प मिलता भी नहीं है। सो हस्बैंड्स का मुझे एक ही कहना है थ्रू दिस पॉडकास्ट, सो हस्बैंड्स जितना वाइफ को हेल्प कर सकते हो थ्रू आउट पोस्टमार्टम, उतना हेल्प करना चाहिए, क्योंकि वो रिकवरी में बहुत हेल्प करता है। क्योंकि वो डिजायर भी बना रखे, वो क्लोजर बॉन्डिंग जो बोलते हैं ना हम लोग, वो बनाए रखने के लिए हेल्पिंग, केयरिंग, लविंग, ये सारी चीजें पोस्टमार्टम में भी होना चाहिए, नॉट ओनली थ्रू आउट प्रेगनेंसी, पोस्टमार्टम में भी होना चाहिए। जी, मैं यहाँ पे ये एक बात ऐड करना चाहूँगी कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि विमेन को फिजिकल या फिर सेक्सुअल डिज़ायर नहीं होता है। उनको पोस्टमार्टम की बात करिए, जब हम पोस्टमार्टम में होते हैं और बहुत डिप्रेस फील करते हैं क्योंकि बेबी को संभालना होता है, स्लीपलेस नाइट होती है, तो सब जो हैंडल करते करते हम इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं कि सामने से अगर कोई कमेंट या नॉर्मल सा सही बात भी बोला जाता है, हमें अच्छा नहीं लगता है कि संभाल के दिखाओ बेबी को, फिर ये सब भाषण मुझे देना तो अच्छा लगता है। लेकिन उसी बीच में अगर एक न्यूली फादर भी हैं, उनको भी समझ नहीं आता है कि सब कुछ लाइफ चेंज हो गई है। तो ऐसे में अगर हम देखें कि एक विमेन को सही रखने के लिए, तो फादर को कैसे उनके साथ लबी डबी भी हो और थोड़ा मैनेज भी कर सके, सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश करें, तो हम इस पे कैसे काम कर सकते हैं? देखिए, मोस्टली एक चीज पोस्टमार्टम में ना क्या क्या चेंजेस होता है। एक तो बेबी को फीड करना, खुद को रिकवरी, इधर नॉर्मल भी हो इधर सिजेरियन भी हो, कोई भी चीजें होता है तो उसका रिकवरी करने में 6 वीक्स लगता है जी। 6 वीक्स से ज्यादा उनको बाकी चीजें संभालने में लगता है। खुद को वो बॉडी इतना वेट हो गया, उसको फिर वो लूज करने के लिए यार बेबी को एवरी 2 आवर्स फीड करो, रात को भी फीड करना होता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ डे में फीड करो, रात को आराम से सो रहे, ऐसे नहीं है, रात को भी एवरी 2 आवर्स में फीड करो। बट मुझे एक ही लगता है कि जब हस्बैंड्स रहते हैं या जो न्यूली पापा बने हैं, न्यूली डैडी बना है, तो उनको एक जनरली फीडिंग करते हैं, रात को 2-2 घंटे में भी फीड करते हैं, तो उसके बाद बर्पिंग वाला थिंग रहती है, तो वो टेक केयर करो, क्योंकि आपको वो चीज कर सकते हो, डायपर चेंज करना, वो चीज कर सकते हो। तो आपके साइड से जो हेल्प हो सकता है उनको, वो हेल्प आपको करना चाहिए। सो उनको एटलीस्ट वो फीड करके शी विल स्लीप,
वो सो जाएगी 2 घंटा, तो तब तक बेबी को बॉपी करो, बेबी को सुलाओ, बेबी को डायपर चेंज करना है तो डायपर चेंज करो। ये सारी चीज़ें टाइम सेव हो जाएगा उनके लिए। सो उनको एटलीस्ट वो टाइम पे वो सो जाएगी तो उसको वो रेस्ट मिलेगा, तो उनको रेस्ट देना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। उससे फायदा ये होगा कि डैडी आप बहुत खुश रहोगे क्योंकि आपकी पार्टनर बहुत खुश हो जाएगी सुबह मॉर्निंग में। एग्जैक्टली क्योंकि वो स्लीपलेस नाइट्स एंड वो कैसे मैनेज करना, फर्स्ट काफ़ी टफ जाता है पोस्टमार्टम सबके लिए जी। वो फेज सबको आता है, बट वो फेज में जो हेल्प और जो केयरिंग जो मिलता है ना फ्रॉम हस्बैंड्स, फ्रॉम इन लॉज, वो चीज़ बहुत मैटर करता है। जी बिल्कुल। बहुत सारे कपल्स सेक्स टॉय का भी यूज करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो सही है या फिर उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं? देखिए, सेक्स टॉय से ऑब्वियसली इन्फेक्शंस होने का चांसेस, इंजरी होने का चांसेस उसकी वजह से भी हो सकता है। ओके। टॉयज आप जो यूज़ कर रहे हो, वाइब्रेटर्स यूज़ कर रहे हो, जो भी हाँ। आप यूज़ कर रहे हो, उससे थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा होता है। तो इनकेस ज़्यादा प्रेशर हो गया है, कुछ इंजरी हो गया, तो दैट विल लीड्स टू ब्लीडिंग, कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होगा, स्पॉटिंग होगा, तो दैट विल लीड्स टू थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होने का चांसेस होता है। इनकेस आप वो अवॉइड करें सेक्स टॉय, तो कुछ और इंटीमेसी वाला थिंग्स या फोर प्ले वाला थिंग्स यूज़ करें टू satisfy yourself and your partner। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि कॉन्डम यूज किया था फिर भी प्रेगनेंसी हो गई। ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत लोगों को डराता है कि कहीं कॉन्डोम में छेद तो नहीं था। तो उसको हम कैसे समझें और कैसे इसको समझ सकते हैं? देखिए, ये कम्प्लीटली अलग टॉपिक होती है। जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव जो हम लोग बोलते हैं, हाँ। जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हम लोग यूज करते हैं, वो कैटेगरी वाइज रहती है। पिल्स रहेगा, वो सी पिल्स जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रहती है, कॉन्डोम्स रहते हैं, कॉपर टी रहती है, तो अलग अलग कैटेगरी में रहती है, बट कोई भी 100% श्योर नहीं है, राइट? तो सब में फेल्यूर रेट तो रहता ही है। जो 100% श्योर वाला जो बोलते हैं फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन, जो टीएल ट्यूबल लाइगेशन जो बोलते हैं, वो 100% श्योर है। बाकी आप जो भी चीजें यूज करते हो, कहीं ना कहीं फेल्यूर रेट रहेगा, उसमें छेद तो नहीं रहेगा, फेल्यूर रेट तो सब में होता है, कोई भी चीज 100% श्योर नहीं है। एक चीज और है कि पीरियड में सेक्स करना सही है या फिर वो इन्फेक्शन हो सकता है? देखिए, पीरियड्स में जब ब्लीडिंग होती है तो इट्स नॉट ए प्योर थिंग, राइट? इट्स जो कलेक्टेड वाला एंडोमेट्रियम शेड होने के बाद जो ब्लीड होते हैं, दैट वाज योर पीरियड्स। सो पीरियड्स में बेटर कि आप सेक्स ना करें, उससे इन्फेक्शन होने का चांसेस रहेगा एंड इट्स वोंट बी ए हाइजीन वाला थिंग। सो बेटर कि आप सेक्स अवॉइड करें पीरियड्स के टाइम पे। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि वीमेन को इन्फेक्शन हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और उस या तो पार्टनर से हुई रहती है, STI जिसको बोलते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे प्रेगनेंसी के दौरान उनको ईचिंग और वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन भी होने के चांसेस होता है वेजाइना में। तो इस दौरान हम कैसे प्रिकॉशन ले सकते हैं? देखिए, फंगल इन्फेक्शन जो आप बोल रहे हो, जनरली नॉर्मली इन्फेक्शन और 9 मंथ्स में कभी भी हो सकता है। हाँ। इधर फंगल हो, UTI जो नॉर्मली जो बेसिक वाला थिंग होती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो बोलते हैं, कैंडिडियासिस जो बोलते हैं, वाइट डिस्चार्ज जो बोलती है, कोई भी इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में ना होना चाहिए। बिकॉज नहीं होना, बिकॉज क्योंकि दैट विल लीड्स टू प्रीटर्म डिलीवरी। कोई भी इन्फेक्शन थ्रू वेजाइना जा रहा है, इट विल गो इनटू द यूट्रस। Okay. जब यूट्रस में जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्शंस क्रिएट करता है, उससे डिलीवरी होने का चांसेस बढ़ता है। सो बेटर कि आपको इन्फेक्शंस, जितने इन्फेक्शंस को अवॉइड करना चाहिए उतना आप ट्राई करो खुद को वो अवॉइड करें। इधर वो सेक्स के थ्रू आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर को कुछ इन्फेक्शन है, उनको कुछ फंगल इन्फेक्शन है, या उनको कुछ अलग इन्फेक्शन आपको लग रहा है, कुछ वायरल इन्फेक्शन है, सो बेटर कि सेक्स ना करें। सो पहले कंसल्ट करो डॉक्टर को, फाइंड आउट करो उनका क्या इन्फेक्शन है, वो पहले ट्रीट करो, देन गो फॉर इट। सेक्स के बाद प्रेगनेंसी में कौन से सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करनी चाहिए? सेक्स के बाद ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रही है, कभी कभी एमनियोटिक फ्लूइड लीकिंग जो बोलते हैं हम लोग। सो जब लीकिंग नोटिस करते हो या ब्लीडिंग स्पॉटिंग नोटिस करते हो, तो कि बेटर कि आप डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और एक चीज और आती है, ओरल सेक्स की बात आती है, जिसमें प्रेगनेंसी में क्या ये सेफ है या फिर किसी सिचुएशन में इसको अवॉइड भी करनी चाहिए? ओरल सेक्स बहुत सेफ है, आप कर सकते हो, थ्रू आउट 9 मंथ्स भी कर सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ प्रिकॉशंस लेना चाहिए। जब ओरल सेक्स आप करते हो, जब मैन इज डूइंग ओरल सेक्स, तो उनको हवा ब्लो नहीं करना चाहिए वेजाइना में।
Okay. जब हवा ब्लो करता है तो ये बहुत रेयर कंडीशन होता है, एयर एम्बोलिज्म बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी होता है, बहुत रेयर कंडीशन है, बट जब ब्लड वेसल्स में हवा जाएगी तो दैट विल लीड्स टू एयर एम्बोलिज्म। सो बहुत रेयर है, बट वो चीज़ अवॉइड करो, बट ओरल सेक्स अवॉइड करना चाहिए, ऐसे तो नहीं है। एंड कमिंग टू द अदर टॉपिक, जैसे वायरल इन्फेक्शन जो हम लोग बोलते हैं, जैसे ऑब्वियसली अभी हम लोग डिस्कस किया कि इन्फेक्शन में हम लोग सेक्स नहीं करना चाहिए। हाँ. जैसे सेम थिंग जो मेन हैविंग ओरल हर्पिस, हर्पिस मतलब वायरल इन्फेक्शन होता है, जो ओरल हर्पिस है, सो वो टाइम पे ओरल सेक्स कर रहे हैं तो जनरली वायरल इन्फेक्शन दैट विल स्प्रेड थ्रू द वेजाइना, वो यूट्रस के अंदर जाएगा एंड बेबी को भी ये वायरल इन्फेक्शन होने का चांसेस काफी ज्यादा रहता है। सो बेटर कि जब ओरल हर्पिस है, कुछ वायरल इन्फेक्शन है उनको, तो बेटर कि ओरल सेक्स अवॉइड करना चाहिए। ओके. बहुत बार ये भी क्वेश्चन आता है कि जब डिलीवरी के बाद लोग सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं तो वो बहुत पेनफुल होता है, खासकर विमेन के लिए। तो ये पेनफुल नॉर्मल है या फिर कब जाके ये पेनफुल बहुत रिस्की हो सकता है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो नॉर्मल डिलीवरी जो हम लोग बोला है, एपिसियोटमी जो बोला है, मे बी वो प्रॉपरली हील नहीं होता है तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा पेनफुल रहेगा। मतलब वो हील नहीं हुआ है, इन्फेक्शन है, तो वो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा पेनफुल हो जाएगा। या अदरवाइज ड्राइनेस, उनको डिजायर ही नहीं है, मतलब उनको कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, दे आर ऑक्यूपाइड विद सम अदर थिंग्स, फिर भी उनको इंटरकोर्स करना है या तो उनको कंसेंट के बिना नहीं हो रही है, तो उनको ड्राइनेस हो काफी ज्यादा, उसमें भी डेफिनेटली वो पेनफुल हो जाएगा। तो बेटर कि टू फाइंड आउट कि इज एवरीथिंग इज फाइन, या ड्राइनेस काफी ज्यादा हो रही है, वेट नहीं हो रही हो, मतलब आप लुब्रिकेट नहीं हो रही हो, आप मेंटली आप पीसफुल हो क्या नहीं, आप खुद कितना ऑक्यूपाइड हो सम अदर थिंग्स, वो सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जनरली 6 वीक्स के बाद रिज्यूम करना इज वेरी नॉर्मल, क्योंकि सब बैक टू नॉर्मल हो जाता है। और ये भी होता है कि आप इस पोजीशन में करोगे तो आप इजीली प्रेगनेंसी कर सकते हो, ये क्वेश्चन बहुत पूछी जाती है, तो ये क्या सही है? जनरली देखा गया है तो मिशनरी पोजीशन, जो ट्रेडिशनल पोजीशन जो बोलते हैं, हाँ, वो पोजीशन कंपेरेटिवली वो देखा गया है तो 80-90% चांसेस ज्यादा रहता है टू गेट प्रेग्नेंट। एंड अदर पोजीशन में नहीं होता है, ऐसे नहीं है, सारे पोजीशन आप ऑप्ट कर सकते हो, यूज कर सकते हो, बट मिशनरी पोजीशन ऑलवेज विल बी द हाई चांसेस टू गेट प्रेग्नेंट। और बहुत बार ये भी है कि पीरियड के एक टाइम पीरियड होता है, पीरियड के बाद कि इस दौरान आपको सेक्स करने से हाई चांसेस होते हैं, फिर उसके बाद कम होते जाते हैं, तो क्या ये सही है? जनरली जो ओव्यूलेशन जो पीरियड रहता है, ओव्यूलेशन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए, पूरा मंथ इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक दिन ओव्यूलेशन होता है। सो हम लोगों को लगता है कि अरे पूरा मंथ जो ट्राई किया, 1-2 दिन मिस हुआ है मैम। तो ऐसे ही बोलते हैं कि जो पेशेंट्स आते हैं, कपल्स आते हैं ओपीडी में, तो वो लोग बोलते हैं कि मैम पूरा मंथ हम लोग ट्राई कर रहे हैं बट 1-2 दिन मिस हुआ है, तो वो 1-2 दिन में भी ओव्यूलेशन हुआ होगा। सो वो एक दिन मिस होता है तो देन प्रेगनेंसी का चांसेस विल बी वेरी लेस। सो वो एक दिन क्या है वो हमें नहीं पता। सो ओव्यूलेशन पीरियड हम लोग, ओव्यूलेशन विंडो हम लोग निकाल सकते हैं। तो उसमें जनरली आपका सपोज फर्स्ट को आपका पीरियड्स आता है तो 14th डे को ओव्यूलेशन होता है। सो उसका पहले 3 डेज और आफ्टर 3 डेज ऑल्सो पूरा वीक आप कंसिडर कर सकते हो ओव्यूलेशन विंडो। तो ओव्यूलेशन जो पीरियड में आप जब इंटरकोर्स करते हो या सेक्स करते हो तो चांसेस विल बी मोर। तो अभी एक जैसे कि बात ये आ रही है कि इस टाइम में जेनजीज जो अभी पेरेंट्स बन रहे हैं उनमें इनफर्टिलिटी के चांसेस काफ़ी हाई देखी जा रही है। तो हम अगर वो जेनजीज कपल अगर सोच रहे हैं या फिर कोई भी कपल अभी सोच रहे हैं कि हमें बच्चा प्लान करना है, तो उससे पहले हमें गायनी से मिलना है, तो उसमें हमें क्या क्वेश्चन हमें अपने पास रखनी है जिससे हम एक क्वेश्चन पूछ सकें अपने गायनी से, जिसके बाद हम कंफर्म हो जाए कि हमें फर्टिलिटी है नहीं है, ये सारा सिचुएशन कैसे क्लियर होगा। वो 5 क्वेश्चंस क्या होने चाहिए जो हम गायनी से पूछ सकते? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्री कंसेप्शनल जो चेकअप रहती है, प्री कंसेप्शनल जो काउंसलिंग रहती है, वो अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट जो रहते हैं हम लोग रूटीनली सब करते हैं। कोई वायरल इन्फेक्शन, रूबेला, वैरिसेला जो इन्फेक्शंस रहते हैं तो उसका इम्यूनिटी आपके बॉडी में होना चाहिए। मतलब जैसे चिकन पॉक्स होती है, अभी तो चिकन पॉक्स हम लोग देखते ही भी नहीं है, क्योंकि वो कम्प्लीटली इरेडिकेट हुआ है, क्योंकि वो हम लोग ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है। सो सेम थिंग रूबेला और वैरिसेला का भी आपका बॉडी इम्यून है या नहीं है, आपका बॉडी में एंटीबॉडीज है या नहीं है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। सो वो दोनों का जो एंटीबॉडी टेस्ट जो करते हैं हम लोग, वो प्री कंसेप्शन में करते हैं। बिकॉज सपोज इनकेस आपके बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं है तो हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग वैक्सीन देते हैं आपको।
जब वैक्सीन देने के बाद 3 मंथ्स आपको प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना होता है, 3 मंथ्स आपको वो पीरियड गैप रखना पड़ता है। सो इनकेस आपका बॉडी में इम्यूनिटी ऑलरेडी है, दैट्स रियली गुड थिंग, यू गो फॉर इट। आप प्रेगनेंसी प्लान इजिली कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज, जो अभी आप बोल रहे हो इनफर्टिलिटी क्यों ज्यादा आ रहा है, बिकॉज ऑफ एज। क्योंकि सब लोग पहले तो करियर पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, चलो हम लोग पहले करियर नहीं सेटल करना चाहिए, ऐसे तो नहीं है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, करियर सेटल होना चाहिए, उसके बाद विल प्लान फॉर प्रेगनेंसी। सो तब तक 36-37 हो जाता है। नॉर्मली जो प्रेगनेंसी वाला फेटाइल वाला पीरियड जो बोलते हैं हम लोग, बिफोर 35 होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 35 के पहले आप बेबी प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो एज वाइज जो कॉम्प्लिकेशंस भी कम हो जाएगा, एंड देखा जाए तो इनफर्टिलिटी का चांसेस भी बहुत कम हो जाता है। क्या सेक्स प्री मैच्योर या मिसकैरेज होने का चांसेस बढ़ाता है? नहीं, सेक्स की वजह से कोई भी साइंटिफिक स्टडी नहीं है अभी तक हमारे पास कि सेक्स के दौरान आपको मिसकैरेज या मिस्ड अबॉर्शन होता है। तो नॉर्मली मिसकैरेज और मिस्ड अबॉर्शन फर्स्ट 3 मंथ्स में ही होता है। जैसे मैंने पहले बताया आपको, फर्स्ट 3 मंथ्स में क्यों होता है, जीन्स रिलेटेड, जेनेटिक रिलेटेड अबनॉर्मलिटी रहती है। 80-90% केसेस में मिस्ड अबॉर्शन का चांसेस जीन्स रहेगा, जेनेटिक अबनॉर्मलिटी रहती है, नॉट बिकॉज ऑफ सेक्स। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखा है कि फर्स्ट जब आपकी प्रेगनेंसी होती है तब अगर आपने अबॉर्ट करा दिया है तो सेकेंड टाइम आपको प्रेगनेंसी लेने में बहुत दिक्कत आती है। तो क्या ये किन सिचुएशन में अगर कुछ ऐसा हुआ है, मैं ऐसा 5 केस के बदौलत बोल रही हूँ, ज्यादा के केसेस स्टडी नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास जो 5 आसपास के न्यूज से ये है कि उनका फर्स्ट बेबी को वो नहीं चाहते थे उस टाइम लेना और उन्होंने अवॉइड कर दिया। सेकेंड टाइम जब वो कंसीव करने लगे उस टाइम वो नहीं कर पा रहे थे, उनका मिसकैरेज बार बार हो रहा था। तो ये कहाँ पे गड़बड़ हुआ है, या सेल्फ मेडिकेशन किया गया है या क्या? तो इस सिचुएशन में हम क्या अवॉइड कर सकते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप बोल रहे थे कि पहले उनको नहीं चाहिए था, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो उनको नहीं चाहिए, वो लोग अवॉइड किया, थ्रू मेडिसिन से भी किया या प्रोसीजर भी किया, जो उसको हम लोग डीएनसी जो बोलते हैं। तो कोई भी हो, थ्रू मेडिसिन भी हो या डीएनसी भी हो, डॉक्टर को कंसल्ट करके करो। अनइथिकल जनरली अभी एमटीपी पिल्स हम लोग आपको बाहर नहीं मिलेगा, मेडिकल में भी नहीं मिलता है, वो सब कुछ बैन कर चुके हैं। बट स्टिल अनइथिकल भी आप कहीं से भी ले रहे हो, आपको वो प्रोटोकॉल नहीं पता होता है कि हाउ टू गो फॉर इट। सो पहले तो डॉक्टर को कंसल्ट करके आप मेडिसिन लो, वो सब कुछ क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। इनकेस आप अवॉइड कर रहे हो तो उसके बाद फॉलोअप सोनोग्राफी भी करना चाहिए। सोनोग्राफी में आपको वो अंदर रिटेन प्रोडक्ट्स नहीं रहना चाहिए। जब रिटेन प्रोडक्ट्स रहता है वो आगे चल के इन्फेक्शन हो सकता है कि यूट्रस में, so that will leads to missed abortion। अब बाद में वही प्लेस में यूट्रस में फिर से प्रेगनेंसी हो रही है, पहले ऑलरेडी इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन प्रेगनेंसी को फॉरेन बॉडी हो जाएगा, तो एक दूसरे को किल करेंगे, एक दूसरे को फाइट करके वो इट विल टर्न आउट टू द मिस्ड अबॉर्शन। सो इसीलिए वो कंप्लीट क्लियर होना आपको नहीं चाहिए। इट्स रियली राइट टू डिसाइड द थिंग्स। सो आपको नहीं चाहिए तो गो विद द पिल्स या प्रोसीजर भी करो, बट उसको कंप्लीटली क्लियर करो। फॉलोअप सोनोग्राफी भी करो, देखो उसमें कुछ रिटेन प्रोडक्ट्स रह गया है या नहीं रह गया है। कंप्लीट क्लियर होने के बाद जस्ट टेक ए टाइम एंड गो फॉर इट। बट अदरवाइज इनकेस कुछ रह गया, रिटेन प्रोडक्ट्स कंसल्ट योर डॉक्टर और पूछो कि क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। विदाउट कंसल्टिंग ए डॉक्टर डोंट गो फॉर ए अबॉर्शन पिल्स। ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत विमेन्स या मेल लाकर दे देते हैं कहीं से आपको 3-5 करके। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि फीमेल को मन नहीं कर रहा है सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने का, लेकिन मेल, और ये भी कहा जाता है कि तुम बदल गए हो शादी के बाद या फिर प्रेगनेंसी के बाद बच्चों में लग गए हो, हमारी केयर नहीं है, हमारी कोई सोच नहीं है। इस टाइप का कमेंट्स अक्सर कपल्स के बीच में देखा जाता है, उसको लेके फाइट भी होती है। और बहुत केसेस में ऐसा होता है कि आप दूसरे की तरफ मुड़ना शुरू करते हो। अगर हम मेल का देखें तो ज्यादातर फीमेल इन्वॉल्व रहती हैं बच्चों के साथ, लेकिन मेल को नीड सबको है, लेकिन मेल का जब उस समय पूरा नहीं होता, और तो हमें एक एज ए गायनेकोलॉजिस्ट आप क्या सजेशन देंगे एक मेल को, अगर ऐसी थॉट आ रही है कि उनको ब्लेम गेम खेल रहे हैं या फाइट हो रही है, तो इस चीज के लिए उनको क्या सजेशन होगा आपके? देखिए, डिजायर तो कभी
जीरो तो नहीं होती हाँ। है। इधर वो ओके, जब होने वाली मम्मी वो प्रेगनेंसी हो गई या डिलीवरी हो गई है, उसके बाद उनका डिजाइन कम होने का चांसेस होता है बिकॉज ऑफ प्रायोरिटीज। उनका कंप्लीटली प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, बेबी को हैंडल करो, बेबी को फीड करो, वो सारे इसमें वो इतना बिजी हो जाती है कि उनके पास टाइम ही नहीं होती कि बाकी चीजों के बारे में सोचे। जी। तो फिर बट होने वाले पापा उनका ऐसे नहीं होता है कि वो फादर बन गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका डिजायर एकदम जीरो हो जाए। जी। तो डिजायर तो रहता ही है। हाँ। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, मैं जो बोलना चाहती हूँ उनको, तो खुल के बात करो। नॉट ओनली एवरी टाइम मेन हैज टू टेक ए चार्ज, मेन ऑल्सो टेक ए चार्ज। जी। तो वो भी खुद चार्ज लेना चाहिए, खुद उनका लाइक्स और डिसलाइक्स बताना चाहिए। जब तक ओपनली आप दोनों डिस्कस नहीं करते हो, हाँ मुझे आज मूड नहीं है, मुझे आज तो एनर्जी बिल्कुल नहीं है, मुझे आई एम बिजी विद दीज थिंग्स। सो जब अब तक खुल के बात नहीं करोगे तब तक उसके बारे में आपको एक दूसरे को पता ही नहीं चलता है कि व्हाट यू आर फीलिंग। तो तब सामने वाले पर्सन को कि समझ में आ जाए कि हाँ शी इज ऑक्यूपाइड विद सम अदर थिंग्स, आई नीड ए टाइम। सो खुद को डिजायर्स कंट्रोल करना आना भी चाहिए। ऐसे नहीं है कि वो संभव बेबी के साथ बिजी है, मेरा डिजायर है आई हैव टू गो टू सम अदर वुमेन, ऐसे नहीं होती है। सो वो लॉयल्टी, वो ट्रस्ट, वो सारी चीजें दोनों साइड्स में होना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि उसके बाद ना बहुत सारे केसेस में मतलब मैंने देखा है, जब मैं फील्ड पे थी तो मुझसे 2-3 विमेन ने बोला है कि हमें उसकी इच्छा नहीं होती है, लेकिन मेरे पार्टनर को हर रात को आके मुझे ये बोलना कि बेबी को साइड करो, इसी में लगी रहती हो, या पेरेंट्स को दे दो, और वो मैनेज नहीं होता। मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं होती हूँ और उसके कारण कभी कभी फील होता है मैं डिवोर्स ले लूँ या फिर मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता इस चीज़ को। तो ये जो आपको, आप एक पार्टनर को उस लेवल तक सोचने में मजबूर कर रहे हो कि उसके आपके साथ रहना ही नहीं है, तो आप अपने डिजायर को कंट्रोल करो, थोड़ी टाइम दो, फिर बात करो। इनफैक्ट तो फिर एक बात दूसरे बन से जाएगी। बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सामने वाला क्या सोच रहा है, मतलब डिजायर्स नहीं जीरो होता है, मे बी सर्टेन टाइम तक, कंप्लीटली जीरो तो नहीं होगा, एक सर्टेन टाइम के बाद वो इंक्रीज भी होता है। तो जो वो टाइम पे जो सपोर्ट और जो केयरिंग मिलता है कि ये टाइम पे हम लोग को डिजायर को थोड़ा सा कंट्रोल करे, थोड़ा सा अलग से उनको सपोर्ट करे, तो वो चीजें बहुत मैटर करेगा। सो बाद में मे बी डिजायर बढ़ ही जाएगा। एंड एक चीज मैं बताना चाहती हूँ इधर, जैसे नॉर्मली रूटीनली आप हेल्थ चेकअप क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग कितना फिट है, कितना हम लोगों का कुछ डिसीजेस है, कुछ सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, कुछ कम ज़्यादा है कि विटामिन डी कम है क्या, विटामिन B12 कम है क्या, ये सारी चीज़ें हम लोग क्यों देखते हैं, क्योंकि वी वांट टू बी फिट, राइट। सो सेक्सुअल हेल्थ इज ऑल्सो, वो भी ए पार्ट ऑफ योर हेल्थ। जो रूटीन डेली लाइफ जो हेल्थ आपका फिटनेस के बारे में कैसे आप सोच रहे हो, सो दिस इज सेक्सुअल हेल्थ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सेम हेल्थ फिटनेस। तो उसको साइड में मत रखना, उसको साथ में लेके चलना। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि बच्चा होने के बाद ना कपल के बीच में सेक्सुअल लाइफ एकदम जीरो हो जाती है, तो उन कपल के लिए आप क्या सजेशन देंगे? देखिए क्यों जीरो होता है, बिकॉज ऑफ प्रायोरिटी। तो बेबी आ जाता है, बेबी को देखो, बेबी को एवरी 2 आवर्स फीड करो, तो इतना ऑक्यूपाइड, एंड बेबी का पूरा स्लीपिंग पैटर्न इज डिफरेंट। वो कभी सोते हैं, कभी उठते हैं, पूरी रात जागते हैं, पूरा डे सोते हैं, तो पूरा कंप्लीटली उनका सिस्टम ही चेंज हो जाती है। तो पहले उसको कोप अप करने के लिए उनको टाइम चाहिए, एंड खुद का हेल्थ जो चेंजेस आया है, जो फिजिकली, जो इमोशनली, जो हार्मोनल चेंजेस जो आया है बॉडी में, वो रिकवरी करने में भी ऑलमोस्ट आपको 3 वीक्स लगेगा, 6 वीक्स लगेगा, 1.5 मंथ लगेगा, उतना टाइम आपको देना ही पड़ेगा। एंड किसी को एक्सटेंड भी होता है कि बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, किसी को ट्विन डिलीवरी रहेगा, तो ट्विंस को हैंडल करना इज नॉट इजी, राइट। एक बेबी सो गया तो और एक बेबी उठ जाता है, तो वो चीजें भी हैंडल करने में, जैसे जैसे बेबीज बड़े होते हैं, जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ा सा सेटल हो जाएगा, थोड़ा सा उनका पैटर्न सेट हो जाता है कि थिंग्स विल बी नॉर्मल अगेन। तो वो पोस्टपार्टम पीरियड थोड़ा सा टफ जाता है सबके लिए, बट वो हैंडल करना, दोनों मिलके हैंडल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, एक मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहूंगी कि बहुत बार मेल पार्टनर का कंप्लेन आता है कि विमेन का आफ्टर डिलीवरी वेजाइना बहुत लूज हो गया है, और इसके कारण उनको बहुत ही, मतलब उनको खत्म ही हो जाता है इच्छा कि मैं सेक्स करूँ ना करूँ, और वो नहीं करना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन में राइट डिसीजन क्या होना चाहिए, कैसे, क्योंकि वो तो करना ही है, लेकिन फिर कैसे उसको हैंडल कैसे करें? देखिए, इनके एक डिलीवरी हो रही है, 2 डिलीवरीज हो रही है, उसमें वेजाइनल जनरली लूज नहीं होती है। वो लिगामेंट्स या मसल जो भी होता है वो लूज नहीं होता है। तो सर्टेन टाइम के बाद वो जैसे यूट्रस का रिकवरी होती है, वैसे वेजाइना में भी अपने आप वो बाद में रिकवरी हो जाता है। बट मल्टीपल डिलीवरीज जो बोलते हैं, किसी किसी को 5 बच्चे हैं, किसी किसी को 6 बच्चे हैं,
उनके इसमें वेजाइना काफी ज्यादा लूज हो जाती है, हम्म। उनके इसमें ये प्रॉब्लम होता है। सो अभी नवेडेज हम लोग क्या देखते हैं, एक बच्चा नहीं तो 2 बच्चे, राइट? हाँ। तो उनके इसमें ये प्रॉब्लम नहीं नोटिस होती है। तो आप बिंदास, आपको ये प्रॉब्लम, ये डर छोड़ दीजिए कि ये लूज हो जा रही है। तो कुछ एक्सरसाइजेस भी रहती है जो आप डॉक्टर को कंसल्ट कर लो, उसके बारे में आपको और डिटेल में बताएंगे। ओके। तो उस अगर लूज किसी को हो गया है तो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि ये डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं? देखिए, लूज हो गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कॉज ढूंढेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली मल्टीपल डिलीवरीज हुआ है, एज फैक्टर है क्या नहीं। और मतलब जनरली हम लोग एग्जामिनेशन से भी हम लोगों को समझ में आता है कि हाउ मच, मतलब कितना होल्ड कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके इसमें कुछ एक्सरसाइजेस रहते हैं या उनके इसमें कुछ ट्रीटमेंट ऑपरेटिव भी रहती है, दैट विल बी सम कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, वो आपको डॉक्टर डिटेल में बता देंगे। सबसे ज्यादा कंसर्निंग इस टॉपिक से रिलेटेड क्या केसेस सामने आ रही हैं आपको? देखिए, मोस्ट ऑफ द कपल जो ओपीडी में आते हैं, जो ओपीडी में आके जो पूछते हैं, बहुत कम लोग अभी अप्रोच करते हैं कि सेक्सुअल थिंग, मतलब सेक्सुअल हेल्थ के बारे में जो डिस्कशन बहुत कम लोग करते हैं। जो बहुत एजुकेटेड हो या हाउसवाइफ भी हो, ये चीज ओपनली नहीं डिस्कस करते। उनको लगता है कि अरे ये चीज पूछेंगे तो डॉक्टर क्या सोचेंगे। आजकल जब वाइफ एंड हस्बैंड आता है, हस्बैंड विल गो आउट एंड वाइफ बोलती है कि मैम हम लोग सेक्स कर सकते हैं क्या? तो फिर मतलब इट्स नॉट का थिंग कि आप ओपनली डिस्कस कर सकते हो, ये हेजिटेट करने वाला चीज नहीं है। जितना इसके बारे में आप जानोगे उतना अच्छा है। जैसे मैंने बोला कि सेक्सुअल हेल्थ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन हेल्थ फिटनेस। जैसे हेल्थ फिटनेस के लिए आप जिम जाओगे, डाइट ठीक करोगे, प्रोटीन शेक लोगे, सो दिस इज सेक्सुअल हेल्थ इज ऑल्सो पार्ट। आप जितना जल्दी उसके बारे में समझोगे उतना अच्छा है। आप एज ए गायनेकोलॉजिस्ट एक कपल को सेक्सुअल लाइफ के लिए और सेक्स इन प्रेगनेंसी के लिए, सेक्स ओवरऑल के लिए क्या गाइड करना चाहेंगी इस पॉडकास्ट के माध्यम से? देखिए, दिस इज़ अ वेरी गुड टॉपिक आपने जो लिया वीना जी। सो इसमें मेन थिंग, अभी जैसे मैंने हम लोग ये सब डिस्कस किया है, सेक्स बहुत सेफ है, उसके बारे में डरो मत पहले। उससे प्री मैच्योर डिलीवरी होगा या अबॉर्शन होगा या मिसकैरेज होगा, वो सारी चीज़ें आप दिमाग से निकाल दो। सेक्स थ्रू आउट 9 मंथ्स कर सकते हो। पोजीशन जो क्या क्या करना चाहिए वो भी हम लोग डिस्कस किया है, वो आप अप्लाई करो या ऑप्ट करो। और उसके बारे में मिस कैरेज या बेबी को कुछ हर्ट होगा या मदर को होने वाले मम्मी को कुछ हर्ट होगा, ये सारी चीज़ें जितना दिमाग से निकालोगे उतना अच्छा है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपके डॉक्टर से डिस्कस करो, आप कौन से कैटेगरी में आ रहे हो, आपका हेल्दी प्रेगनेंसी है क्या नहीं, कुछ कॉम्प्लिकेशन है आपका हाई रिस्क कैटेगरी में कुछ आ रहा है क्या, वो सारी चीज़ें पहले आप रूल आउट करो, आप ओपनली डिस्कस करो डॉक्टर के साथ। देन यू डिसाइड कि हाँ हमारा हेल्दी प्रेगनेंसी है, नॉर्मल प्रेगनेंसी है, कोई लो रिस्क कैटेगरी में आ रहे हैं हम लोग, तो हम लोग हमेशा पूरा 9 मंथ्स हम लोग सेक्स कर सकते हैं, सेफ है। तो जब डॉक्टर बोलेंगे तो उनको और अच्छे से उसके ऊपर नॉलेज आएगा, सो दे कैन गो फॉर इट। और आपने तो इतने अच्छे से हमें जानकारी दी है सेक्स लाइफ के बारे में और सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बारे में, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम कि आपने इस टॉपिक पे डिस्कस किया। क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट आती है और कमेंट्स आते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, तो कोशिश की है कि हमने थोड़ा कवर करने की कोशिश की है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी डाउट होगा। तो आपकी क्लिनिक कहाँ है, आप कहाँ किस किस प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं और कैसे लोग आपसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं और डीपली, क्योंकि हर इंडिविजुअल का डाउट अलग होता है, तो वो डाउट आपसे शेयर कर सके, तो क्लिनिक कहाँ होगा उसका डिटेल? मेरा क्लिनिक जननी क्लिनिक है, कराड़ी में है, एंड मेरे इंस्टा फेसबुक अकाउंट्स भी हैं, आप वैसे आप अप्रोच कर सकते हो हमें। एंड इन केस इफ यू आर नियर बाय, यू आर स्टेइंग नियर बाय, यू कैन विजिट कराड़ी क्लिनिक। सो आपको जो भी डाउट्स रहेंगे यू कैन क्लैरिफाई विद योर डॉक्टर। आई एम देयर मॉर्निंग एंड इवनिंग, दोनों ओपीडीज है हमारा, सो आप कभी भी विजिट कर सकते हो। जी बिल्कुल। तो आपने देखा और जाना कि किस तरीके से एक डॉक्टर की एडवाइस आपको हेल्प कर सकता है कि आप प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स कर रहे हैं तो कौन सा पोजीशन या कैसा करना सही रहेगा, कितना सेफ रहेगा आपकी वाइफ के लिए, आपके बच्चे के लिए, होने वाला बच्चा के लिए कितना सेफ है, ओवरऑल एक हेल्दी लाइफ के लिए सेक्स कितना इम्पोर्टेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि वो 9 मंथ पीरियड होती है और ये बहुत लंबा पीरियड होता है, जिसके कारण जो उस पीरियड में अवॉइड ना करके अगर हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो कैसे
सही डायरेक्शन में हम कैसे इन्वॉल्व हो। तो आज हमने कोशिश की है कि इस टॉपिक पे बात करने की, और मुझे उम्मीद है कि आप इससे बहुत अच्छी जानकारी लिए होंगे और सही मायने में कुछ हमने प्रोडक्टिव डिस्कशन किया होगा और आपको हेल्प मिलेगा। तो फिर मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ नए टॉपिक पे नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर।